सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर केंद्र सरकार का पलटवार। कहा, संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को रखा गया है इससे बाहर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बांग्लादेश के मुकाबले भारत को गारमेंट सेक्टर में नुकसान होने की बात पूरी तरह गलत। कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भारतीय किसानों को नहीं होने वाला है कोई नुकसान। बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय में इजाफे के लिए खगड़िया जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत। मत्स्य पालन से संबंधित सामग्रियों पर मुहैया करवाया जा रहा है 90% तक का अनुदान। सरकार ने महंगाई नापने का बदल दिया पैमाना। अब आपकी थाली से लेकर आपके फोन के डेटा तक की गणना एक नए नजरिए से होगी। जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े 2024 के नए आधार वर्ष पर किए गए जारी। और अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के आरोपों की आलोचना करते हुए कहा कि समझौते में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राहुल गांधी झूठे हैं। राहुल को देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल को किसानों की मजबूती रास नहीं आई। राहुल ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की राहुल की कोशिश। पीएम मोदी हमेशा से किसान हितैषी। पीएम मोदी का हर निर्णय किसानों के हित में। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, जिसमें राहुल के दावे निराधार बताए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से किसानों की जिंदगी बदली है। यूएस डील में किसानों के हित पूरी तरह से संरक्षित रखे गए हैं। राहुल गांधी झूठे हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है।
और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान, गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कृषि क्षेत्र में अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी के आरोपों की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में इंडो यूएस डील को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वो देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा, ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है और आप देश में भ्रम फैला रहे हैं किसानों के हित कर। जिसको पता नहीं है कि बाछी और बाछा में क्या अंतर होता है, वो किसानों के हित की बात करेंगे। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार ने तथ्यों के साथ फिर से स्पष्ट कर दिया है कि इस डील में भारत के किसी भी राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बांग्लादेश के मुकाबले भारत को गारमेंट सेक्टर में नुकसान होने की बात कहना पूरी तरह से गलत है। तो वहीं कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक व्यापार डील को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि पूरे मामले में विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारते हुए कहा कि ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि डील भारतीय किसानों के हित की पूरी तरह रक्षा करती है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करे, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई व्यापार डील से भारत के व्यापार पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति मजबूत है और ये डील भारत के आर्थिक और व्यापारिक हितों के अनुकूल है। All of you are aware that India and the United States, we had agreed to a joint statement on the framework for an interim agreement on reciprocal and mutually beneficial trade. This was issued on 7th February 2026. The joint statement is the framework and remains the basis of our mutual understanding in this matter. Both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. The amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement.
SBI रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत का सालाना व्यापारिक लाभ 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे भारत को हर साल कम से कम 45 अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है, जो GDP का करीब 1.1% है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त बचत भी संभव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया हो, लेकिन कच्चे माल की लागत अधिक होने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस ऐतिहासिक व्यापार डील ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि हम एक अनोखे दौर से गुजर रहे हैं। हमारी GDP की वृद्धि दर अच्छी है और महंगाई भी नियंत्रण में है। ये एक दुर्लभ संतुलन है जिसे गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहा जा रहा है। यह हमारे देश की जनता और सरकार की मेहनत का नतीजा है। वहीं तमिलनाडु को इस बजट में कई प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिसके लिए तमिलनाडु को चुना गया है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम, जिसमें पुराने पेड़ों की जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही और भी कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। Chennai is a major node with 2 high-speed corridors, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru. Second, sir, rare earth corridor. Tamil Nadu is explicitly named for a dedicated rare earth corridor. And if I may add, the only state to have 2 corridors, defense corridor, rare earth corridor as well. Third, Adichanallur Heritage Development is selected among 15 sites for experiential heritage development with conservation labs and curated public access. Fourth, ecotourism trails. Budget has announced bird watching trail in Pulikat Lake and mountain trails in Podigai Malai, both of which in Tamil Nadu. 5, coconut promotion scheme, which will replace old and non-productive trees with high-yielding saplings in major growing states, inclusive of Tamil Nadu. संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब तक देश की 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। ये उपलब्धि ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। We have brought online almost 2,14,000 gram panchayats. As far as Tamil Nadu is concerned, Tamil Nadu decided not to follow the execution model through BSNL, but through its own state-led SPV, which is called TANFinet. And by that SPV's execution, out of 12,525 GPs in Tamil Nadu, 10,886 have been connected. The balance GPs, Gram Panchayats, as well as the balance 4,767 non-Gram Panchayat villages will be connected through amended BharatNet, which is a $16.9 billion program, the largest connectivity program in the world today, run by any government. इधर बिहार सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय में इजाफा करने के लिए खगड़िया जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इसके तहत मछुआरों और मत्स्यजीवी समितियों के सदस्यों को नाव, जाल और अन्य सामग्रियों पर 90% तक का अनुदान मुहैया करवाया जा रहा है। योजना के तहत मत्स्य पालकों को मत्स्य विपणन किट भी निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है, जिनमें तराजू, 40 किलो क्षमता वाला बॉक्स, मछली रखने का बर्तन सहित अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। इस योजना के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। प्रमुख योजनाओं में
PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और MSC VP5 शामिल हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाकर बिहार को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। लाभार्थियों का चयन मत्स्य पालन उपनिदेशक की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों ने एक पारदर्शी और नियम आधारित प्रक्रिया पर जोर दिया है। ये योजना बिहार के सभी जिलों में उपलब्ध है, जिससे मछली पकड़ने वाले समुदायों के एक बड़े वर्ग को लाभ मिल सकेगा। और वहीं देश की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब से जुड़ी हुई अगली खबर। जी हां, सरकार ने महंगाई नापने का पैमाना अब बदल दिया है। किस तरह से बदला है वो आपको बताते हैं। दरअसल अब आपकी थाली से लेकर आपके फोन के डेटा तक की जो गणना है ना, वो एक नए नजरिए से की जाएगी। जनवरी महीने के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जो 12 साल पुराने नहीं बल्कि 2024 से नए आधार वर्ष पर आधारित हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। बदलते भारत की बदलती तस्वीर अब आंकड़ों में भी नजर आएगी। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की नई सीरीज जारी कर दी है। अब महंगाई की गणना 2012 के बजाय वर्ष 2024 को आधार मानकर की जाएगी। जनवरी महीने में इस नई पद्धति के तहत खुदरा महंगाई दर 2.75% दर्ज की गई है। वहीं इस पद्धति में वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़कर 358 कर दी गई है, जबकि सेवाओं की संख्या भी 40 से बढ़कर 50 कर दी गई है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी बदलती लाइफस्टाइल का आईना है। अब महंगाई के नई बास्केट में अब उन चीजों को शामिल किया गया है जो आज की जरूरत बन चुकी हैं। अब महंगाई के आकलन में OTT सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन मीडिया सेवाएं, CNG और PNG जैसी आधुनिक जरूरतों को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान किराया और हवाई सफर को भी इस गणना का हिस्सा बनाया गया है। लेटेस्ट डेटा यूज करें, लेटेस्ट जो कंजम्पशन पैटर्न है लोगों का, उपभोक्ताओं का, वो हम इस्तेमाल करें और जो भी डेटा दें वो टाइमली दे सकें। और यही विकसित भारत का भी उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारा जो नियम बने, नीति बने, वो डेटा ड्रिवन हो, जिससे ठीक नियम और नीति बने। राहत की बात है कि जनवरी में खाद्य महंगाई दर कुल महंगाई दर से भी नीचे यानी 2.13% रही है। इसका मतलब है कि अनाज और सब्जियों की कीमतों में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है। स्पष्ट है कि डिजिटल होती अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक डेटा के बेहतर इस्तेमाल से अब महंगाई के आंकड़े और भी पारदर्शी होंगे। नई सीरीज न केवल सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद करेगी, बल्कि आम आदमी की आर्थिक हकीकत को भी सही ढंग से पेश करेगी। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में आगे बढ़ते हुए आइए अब नजर डाल लेते हैं देश भर के मंडी भाव पर। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहां 11 फरवरी को इसका भाव रहा 1810 रुपए, जो कि 12 फरवरी को 50 रुपए चढ़कर 1860 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की बस्सी मंडी में भी बाजरे का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 11 फरवरी को बाजरे का भाव रहा 2095 रुपए, जो कि 12 फरवरी को 13 रुपए बढ़कर 2108 रुपए पर हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 12 फरवरी को इसका दाम 105 रुपए टूटकर 1605 रुपए से 1500 रुपए पर आ गया। राजस्थान की अजमेर मंडी में 12 फरवरी को बाजरे का कारोबार 2420 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 1850 रुपए पर हुए। गुजरात की जसदण मंडी में भाव रहा 2555 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीफ पैदावार 96,48,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खरीफ पैदावार 99,78,000 टन रही थी। फरवरी को मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य रही। वहीं कुछ मंडियों में भाव चढ़े, कुछ में गिरे और कुछ जगहों पर स्थिर ही रहे।
बता दें कि एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में हरी मिर्च के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहां 11 फरवरी को हरी मिर्च का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 12 फरवरी को 550 रुपए लुढ़क कर 5,450 रुपए पर रह गया। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में भी इस दौरान हरी मिर्च के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहां 12 फरवरी को इसका भाव 250 रुपए टूटकर 5,500 रुपए से 5,250 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में हरी मिर्च के सौदों में तेजी देखने को मिली। 11 फरवरी को हरी मिर्च का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 12 फरवरी को 100 रुपए बढ़कर 2,200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में हरी मिर्च का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 11 और 12 फरवरी को हरी मिर्च की खरीद 5,000 रुपए पर हुई। वहीं बात हरी मिर्च की उपज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान हरी मिर्च की कुल पैदावार 53,61,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2023-24 के दौरान हरी मिर्च की पैदावार 46,71,000 टन रही थी। यानी साल 2024-25 में हरी मिर्च की पैदावार में 6,09,000 टन तक की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर हरी मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमिलनाडु में मौसम सूखा बना हुआ है, ऐसे में यहां गन्ने की बुवाई फायदेमंद रहेगी। साथ ही यहां इस मौसम में केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। तमिलनाडु में आम की खेती कर रहे किसान आम के पेड़ों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें ताकि फूल और छोटे फल गिर न पाएं। अब बात कर्नाटक की। यहां देर से बोई गई कपास की तुड़ाई पूरी कर लें और उसके बाद खेतों में पानी या खाद न दें। देर से बोई गई ज्वार में फूल और दाना बनने के समय हल्की सिंचाई करें। कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाकों के किसान मूंगफली की फसल में 30 या 45 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर करें ताकि पैदावार अच्छी हो। वहीं आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय इलाके में किसान गन्ने की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान गन्ने की फसलों को तना छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें धूप में सुखाकर संरक्षित कर लें। साथ ही यहां के किसान चने के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में किसान मौजूदा शुष्क मौसम को देखते हुए आम के बागों में हर 10 दिन में एक बार सिंचाई जरूर करें, इससे इनकी पैदावार अच्छी होगी। तेलंगाना के दक्षिणी तेलंगाना के किसान तिल, सूरजमुखी, मक्का और मौसमी सब्जियों की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी।
इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे खास सेगमेंट खास खबर के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बधाई दी है और एक्स पर लिखा है कि ये जीत आपके नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में निरंतर साथ खड़ा रहेगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 3.60 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न रक्षा प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में आज सुबह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को घायल कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इंतजामों का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री मोदी डिब्रूगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ मोरन रोड पर चाबुआ में पहली हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। केंद्र ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 3,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी देती है। उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत औड़िघार वाराणसी नगर के बीच समर्पित तीसरी लाइन के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। भारत पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार विधियों और आधुनिक चिकित्सा से मिलने से कैंसर के एकीकृत इलाज में नई संभावनाओं की खोज कर रहा है। इस दिशा में महाराष्ट्र में एक समर्पित सुविधा स्थापित की जा रही है जो अनुसंधान को गति देगी। और इसके साथ ही किसान समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हूँ